अस्सलाम वालेकुम क्लास। चलिए बेटा, अब आप लोगों का यहाँ पर चैप्टर 1 में रिवाइज कर रहा हूँ। चैप्टर 1 आप लोगों का इंट्रोडक्शन है इस किताब में, अहमद एकेडमी की किताब के अंदर। यहाँ पर चैप्टर 1 में आप लोगों को यहाँ तो चैप्टर 1 दिया है, लेकिन ये इटसेल्फ बोर्ड का कोई चैप्टर नहीं है। बोर्ड में आपके पास इस चैप्टर से बहुत कम कंटेंट आता है। आपके ज्यादातर एमसीक्यूज आते हैं, सेक्शन बी और सेक्शन सी के क्वेश्चंस नहीं आते। लेकिन ये चैप्टर आपके लिए पढ़ना इंतहाई अहम है। वजह उसकी है कि आप लोगों के सारा जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो इस चैप्टर में कवर किया गया। तो बेसिक मैथमेटिक्स में जितना भी आप लोगों का काम करवाना होता है वो पहले अगर आप कर लें, बजाय चैप्टर के साथ साथ समझें, अगर आप पहले कर लें तो आप लोगों के लिए आसानी होती है कि आगे जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपको सॉल्व करना आसान हो जाते हैं। तो सबसे पहला आपका स्टार्ट में यही टॉपिक डिस्कस किया है कि नंबर सिस्टम आपका क्या होता है। नंबर्स जितने भी आपने देखे हैं आज तक वो सारे के सारे किसी सिस्टम के तहत डिजाइन किए गए हैं। अब नंबर सिस्टम हमारे पास उसको स्टडी करने जाते हैं तो आपके पास दो टाइप के नंबर्स होते हैं, एक रियल नंबर्स, दूसरा इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स क्या है, इसमें आपके पास एक टर्म आयोटा लग जाती है और भी दीगर इसके अंदर चीजें होती हैं। तो इमेजिनरी नंबर्स आपके कोर्स में नहीं है तो उसको अभी हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे। जब आगे आएगा तो हम उसको वहां पर देखेंगे। आपके पास रियल नंबर मेन टॉपिक है। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, जितने भी नंबर्स आपने अब तक देखे वो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। जितने भी नंबर्स आप कैलकुलेशन में इस्तेमाल करते हैं वो सारे के सारे मोस्टली रियल नंबर्स होते हैं। अब उन नंबर्स को हमने कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई सामान खरीदते हैं या दुकानदार है वो कोई सामान खरीदता है तो क्या करेगा, वो ये नहीं देखेगा कि एक एक उसकी जो प्रोडक्ट है वो सही है या खराब है। आप अगर किसी कंपनी में जाते हैं, कोई कंपनी है बड़ी सी, कोई फैक्ट्री है जो कि प्रोडक्ट्स अपने मैन्युफैक्चर कर रही है, वो एक एक प्रोडक्ट को चेक नहीं करेगी कि वो सही है या खराब है। वो रैंडमली सैंपल्स उठाएगी और उसके बाद उनको चेक कर लेंगे। अगर वहां पर काम होगा सही, वो सारे चीजें सही चल रही होंगी, तो इसका मतलब वो बाकी लॉट जो मैन्युफैक्चर हो रही है वो भी सही है। ये आपका प्रोबेबिलिटी में आगे पूरा कॉन्सेप्ट चलता है, तो वो प्रोबेबिलिटी गेम खेल रहे होते हैं। यहां पर आपके जितने भी रियल नंबर्स हैं अब उनको कैटेगरी वाइज ब्रेक किया। आपके किसी भी फैक्ट्री में जो भी चीजें मैन्युफैक्चर हो रही हैं वो कैटेगरी वाइज मैन्युफैक्चर हो रही हैं। आप एक ही मशीन से सब कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। आप एक ही मशीन से खिलौने और कपड़े नहीं बना सकते, आपको अलग कैटेगरी चाहिए। तो यहां पर भी आपकी कैटेगरी बना दी रियल नंबर्स की। रियल नंबर होते क्या हैं, वो तमाम नंबर्स जो आप इस्तेमाल करते हैं वो सारे रियल नंबर है। अब उनकी कैटेगरी पे आते हैं, वो तमाम नंबर्स में कौन कौन से शामिल है। सबसे पहले आपका रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर आप कहते हैं ऐसे नंबर्स को जो किसी रेशो में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई रेशो दो नंबर्स हैं ए और बी, ए और बी कोई भी नंबर हो सकते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। और इर्रेशनल को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू डैश। क्यू डैश डैश यहाँ पर बेसिकली जो आपने मैट्रिक क्लास या उससे पहले क्लास में सेट का कॉन्सेप्ट सीखा था, कॉम्प्लीमेंट का, ये वो है। तो क्यू डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू। जितने भी नंबर्स आपके रैशनल नंबर क्यू के अंदर हैं वो सारे के सारे नंबर्स अगर मैं निकाल दूं तो इसका मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट वो बराबर आपके इर्रेशनल नंबर का होगा। एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपने सीखा था, अगर मेरे पास यूनिवर्सल सेट है फॉर एग्जांपल 1 2 3 और एक सेट ए है फॉर एग्जांपल 1 2, तो मैं अगर कहता हूं कि ए कॉम्प्लीमेंट मुझे चाहिए, आप क्या करते, यूनिवर्सल में से ए निकालते थे, आपके पास आंसर 3 बचता, 1 और 2 आपके कैंसिल हो जाते। यानी ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब वो तमाम नंबर्स जो ए में नहीं है। तो सिमिलरली वो तमाम नंबर्स जो रैशनल नंबर में होंगे वो इर्रेशनल नंबर में नहीं होंगे। अब इर्रेशनल नंबर में कौन से नंबर आते हैं और रैशनल नंबर में कौन से नंबर्स आते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। आपके पास जितने भी रैशनल नंबर्स हैं, रैशनल रेशो से निकला है। रेशो का मतलब दो नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं। तो मेरे पास अगर दो नंबर्स ए और बी हैं फॉर एग्जांपल, ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे आपको अगर मैं कहता हूं कि लेट सपोज 3 एक नंबर है, डिवाइड बाय 2, 3/2 डिवाइड करेंगे 1.5 आंसर आएगा। रेशो है, कंप्लीट डिवाइड हो गया। या आप डायरेक्ट कोई नंबर ले लें 6/3, या आपको एक होल नंबर यानी कि 2 दे देगा, आपके पास पॉइंट में कोई आंसर नहीं आएगा। लेकिन ऐसे नंबर्स फॉर एग्जांपल 1/3, ये आपके पास 0.3333 चलता जाएगा, 3 अनलिमिटेड, आप इसको रोक नहीं सकते। तो ऐसे नंबर जिसमें तीन कैटेगरी मैंने बता दी कि कंप्लीटली टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेटिंग होता है, आपके पास रिपीटिशन आ जाए, कंप्लीटली टर्मिनेट ना हो लेकिन रिपीटिशन आ जाए,
तो ऐसे नंबर्स को आप कहते हैं कि ये रैशनल नंबर है। कंप्लीटली डिवाइड हो गया, कंप्लीटली डिवाइड मतलब कंप्लीटली टर्मिनेट हो गया, पॉइंट आ रहा है या नहीं आ रहा, दोनों केसेस में वो रैशनल नंबर होगा। तो आपके पास एक कैटेगरी हो गई जिसमें आपके पास पॉइंट नहीं आ रहा, दूसरी कैटेगरी जिसमें पॉइंट आ रहा है लेकिन कंप्लीटली डिवाइड हो गया, कंप्लीटली टर्मिनेट हो गया, तीसरी कैटेगरी कि आपके पास कंप्लीटली डिवाइड भी नहीं हुआ यानी कि कंप्लीटली टर्मिनेट भी नहीं हुआ, और अब यहां पर रिपीटिशन आ गई। अगर रिपीटिशन आ गई है 333 या कोई आपके पास नंबर है, लेट सपोज यहां पर मैं लिख रहा हूं 1.3434, ये चलता जा रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो आपके पास यह 3 4 एक पेयर बन रहा है। ये 3 नंबर का भी आपके पास रिपीटिशन आ सकती है, फॉर एग्जाम्पल पॉइंट के बाद 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ये चलता जा रहा है। तो जब आपके पास नंबर इस तरह रिपीट हो रहे हैं, टर्मिनेट नहीं हुए, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुए, लेकिन रिपीट हो रहे हैं, ये सारे नंबर्स रैशनल नंबर में आते हैं। तो ये रैशनल नंबर में क्या आएगा, ये सारे नंबर्स अगर रैशनल में आ गए तो इनके अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे रैशनल में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर √2 की बात करूं तो ये आपका इरैशनल नंबर है, पॉइंट के आगे आपके पास कोई भी, अव्वल तो आपके पास ये चलते रहेंगे, जिस तरह ये दो नंबर्स चलते जाएंगे, डिवाइड होते चले जाएंगे, उसी तरीके से ये भी आपके नंबर्स पॉइंट के बाद चलते चले जाएंगे, लेकिन इन नंबर्स में आपको कोई भी वैल्यू रिपीट होते हुए नहीं मिलेगी। √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, या आप लोगों ने एक चीज पढ़ी है जिसको पाई कहते हैं, ये पाई वैल्यू हो गई, इसमें आपके पास ये वैल्यू हो गई एक्सपोनेंशियल, आगे पढ़ेंगे तो वो वैल्यू हो गई। ये सारी वैल्यूज जो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होती यानी पॉइंट के बाद चलती चली जाती हैं और उनमें कोई रिपीटेशन नहीं होती, तो वो सारे के सारे नंबर्स आपके इरैशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब जब आपने यहाँ पर डिफरेंस समझ लिया बिटवीन रैशनल एंड इरैशनल नंबर, तो इरैशनल नंबर्स तो सिंपल से हैं, वो आपको बता दिए। √2 अंडर रूट में वैल्यू हो जो कि आपके पास प्राइम नंबर अंदर है अगर, और आपके पॉइंट में कोई वैल्यू है जो कंप्लीटली टर्मिनेट नहीं हो रही, ना ही रिपीट हो रही है, सारे इरैशनल है। अब रैशनल नंबर में 3 कैटेगरीज थी आपके पास। जब भी रैशनल नंबर आएगा तो उसको फर्दर हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक को कहते हैं इंटीजर्स, दूसरे को कहते हैं नॉन इंटीजर्स। वही कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर था, एक z से रिप्रेजेंट होता है, दूसरा z कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट होता है। जितने भी नंबर्स इंटीजर्स में होंगे उसके अलावा बाकी जितने नंबर रह जाएंगे वो नॉन इंटीजर्स में आप डाल देंगे। अगर मेरे पास इंटीजर्स की बात करूं तो इंटीजर्स आपके प्लस माइनस वाले तमाम नंबर्स जिनके साथ पॉइंट नहीं होता, ऐसे नंबर्स जिनके साथ पॉइंट नहीं होता उनको आप कहते हैं इंटीजर्स। अब वो प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी होते हैं, -1 -2 -3 से माइनस इंफिनिटी, +1 +2 +3 से लेके प्लस इंफिनाइट वैल्यू तक। जीरो के अलावा, जीरो प्लस माइनस दोनों जीरो ही होता है, प्लस में भी लिखें माइनस में भी लिखें, जीरो अपनी जगह पे है। तो जितने भी नंबर्स हैं आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर वो पॉइंट के बगैर हैं तो सारे इंटीजर्स। जितने भी नंबर्स हैं अगर वो पॉइंट के साथ हैं, चाहे वो 0.1 हो सिर्फ या 0.12 रिपीटेबल है तो आपके पास वो सारे नॉन इंटीजर्स कहलाएंगे। अगर 0.33333 चलता जा रहा है, ये सारे के सारे नंबर्स नॉन इंटीजर्स होंगे। तो पॉइंट वाले जितने भी नंबर्स हैं, चाहे वो कंप्लीटली डिवाइड हो गया, कोई भी दो नंबर्स का रेशो, चाहे वो कंप्लीटली डिवाइड हो गए और वो खत्म हो गए, जैसे 1.5 अभी मैंने डिस्कस किया, या 0.3333, ये सारे पॉइंट वाले नंबर्स कहलाते हैं नॉन इंटीजर्स। नॉन इंटीजर्स की कैटेगरी अलग हो गई। अब यहाँ पर इंटीजर्स को फर्दर हम कैटेगराइज करते हैं, एक इवन, दूसरा ऑड और तीसरा होल नंबर में। इवन नंबर को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑड को ओ से और होल नंबर्स को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इवन नंबर्स को इवन इंटीजर्स भी कहते हैं, जैसा इंटीजर की कैटेगरी है तो इवन नंबर बोले, इवन इंटीजर बोले, एक ही बात है। तो इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इवन नंबर आपके 0 से शुरू होते हैं और 0 से चलते जाएंगे 2 4 6 8 10, यानी वो तमाम नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाएं, तो आपके पास, और 2 से डिवाइड हो वो इंटीजर्स को डिवाइड कर रहे हो, जाहिर प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी हो सकता है। तो +-2 +-4 +-6, इस तरीके से जो नंबर्स हैं वो सारे इवन नंबर्स हैं। और ऑड नंबर क्या है, जितने भी नंबर्स इवन नंबर में आपने डाल दिए उसके अलावा जो बच गए इंटीजर्स में से, वो सारे के सारे प्लस माइनस के साथ ऑड नंबर में आ गए। तो जाहिर है ऑड नंबर में कोई भी आपके पास इवन नंबर नहीं होगा, 0 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा,
तो ऑड नंबर कौन से 1 3 5 7 9 इस तरीके से आगे कंटिन्यूअसली प्लस माइनस के साथ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होंगे। अब यहां पर तो हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ। एक और कैटेगरी हमने बना दी इंटीजर्स की, ये सारे नंबर अगर सिर्फ पॉजिटिव ले लिए जाएं, अगर ये सारे नंबर्स में पॉजिटिव ले लूं तो मेरे पास ये होल नंबर कहलाएंगे। जीरो से ही स्टार्ट होंगे, जीरो फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 इस तरह चलते चले जाएंगे। लेकिन ये सारे के सारे नंबर्स आपके पास नेगेटिव कोई भी नहीं होगा, सिर्फ पॉजिटिव होंगे। तो होल नंबर आपके कौन से 0 1 2 3 इंटीजर्स ही हैं सारे होल नंबर, लेकिन सिर्फ जीरो और पॉजिटिव नंबर्स को आपने कहा कि ये होल नंबर की कैटेगरी अलग कर दी। अब होल नंबर से फर्दर हमने कैटेगरी बनाई। होल नंबर से अगर मैं जीरो हटा दूं और बाकी सारे नंबर्स रहने दो 1 2 3 4 5 6 जितने भी हैं, तो अगर जीरो हटा देंगे और बाकी नंबर्स रहने देंगे वो आपके कहलाते हैं नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर की भी हमने फर्दर कैटेगरी की। नेचुरल नंबर्स को भी हमने निकाल के कहा कि ये आपके पास अगर प्राइम नंबर की एक कैटेगरी बनाओ, प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो अपने ही टेबल में आते हो, अपने टेबल से डिवाइड होते हो, दूसरे टेबल से डिवाइड ना होते। फॉर एग्जाम्पल 2 3 5 7 11 13 ये सारे नंबर्स आपके प्राइम नंबर्स में आते हैं। तो आपने नेचुरल नंबर से वो नंबर्स उठा लिए जो अपने टेबल से डिवाइड होते हैं, तो उनको आपने अलग से एक सेट बना दिया और वो आपके पास कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। आपने जो शुरू में सेट पढ़ा था पिछली क्लासेस में, वहां पर ये सारे नंबर्स को इस्तेमाल किया था। यहां पर भी कहीं अगर जरूरत पड़ेगी तो उसी का मैं हवाला दूंगा। तो बहरहाल ये सारी आपके पास एक नंबर सिस्टम था जो कि आपने डिजाइन किया है। अब इन नंबर्स को आपने आगे इस्तेमाल करना है अपने पूरे इधर इस मैथ के अंदर, और ये नंबर्स हमेशा पूरी जिंदगी आप इस्तेमाल करते रहेंगे जब जब मैथ पढ़ेंगे। और मैथ के अलावा भी आपको इस्तेमाल करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको हिसाब किताब करना है तो नंबर्स के अलावा तो आप कर नहीं सकते। आप कुछ भी कर लें, दुनिया का कोई भी प्रोफेशन उठा लें, अगर उसमें आपने पैसे इन्वॉल्व कर दिए, उसका हिसाब किताब करना है, तो वहां पर मैथ तो आएगा और वहां पर यही नंबर्स आएंगे। तो यहाँ पर आपके पास बेसिक सा नंबर सिस्टम था, यहां तक किसी को कंफ्यूजन? चलिए बेटा, अब मैं आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट समझा रहा हूँ। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स भी आप लोग अगर फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं तो आपने मैट्रिक में सीखा हुआ है। मैट्रिक का भी चैप्टर 2 था जिसमें आप लोगों ने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सीखे थे। वहां पर भी आपको सेम जो सिखाया गया था यहाँ पर भी वही सीखना है। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज का मतलब ही ये होता है कि आप इनको चेंज नहीं कर सकते। ये आपके पास हरफे आखिर है, ऐसा ही होगा, ये हमारे स्टैंडर्ड हैं जो कि हमने बना दिए हैं, और आपके पास इसी तरीके से सारा काम चलेगा। आपके मैथ में जितने भी स्टेप्स हैं, अगर वहां पर इनमें से कोई भी आपका लॉ अप्लाई हो रहा है, आपको वो ही करना पड़ेगा। आप अपनी मर्जी से उसको कुछ नहीं अलग कर सकते। जिस तरीके से आपके पास कानून होता है किसी भी मुल्क का, आप उसको बाईपास नहीं कर सकते, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। उसी तरीके से एक्सपोनेंट्स जितने भी आपके पास लॉज हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। तो पहला आपके पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जिस तरीके से मैंने करवाया उसी तरीके से आपने हर लॉ के नीचे 3 लाइनों का गैप देना है, 3 लाइनें छोड़नी है जिसपे आप एक एक एग्जाम्पल देंगे। 3 एग्जाम्पल आपने देनी है। पहला जिस तरीके से करवा रहा हूं आपने उसी तरीके से लिखना है, बाकी मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूं। आपका पहला लॉ कहता है कि किसी भी नंबर, वेरिएबल, किसी भी चीज की वैल्यू अगर उसकी पावर आप 0 कर दें तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर आती है। फॉर एग्जाम्पल इवन 0 की पावर 0 होगी वो 1 आएगा, 1 की पावर 0 होगी 1 आएगा, 2 की पावर 0 होगी तब भी 1, 3 की पावर 0 होगी तब भी 1, इवन आज अभी जो आपका साल चल रहा है 2022 की पावर भी 0 कर दें ये भी 1 के बराबर आ जाएगा। तो कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 कर दें, आंसर 1 आएगा। पहला लॉ ये कहता है। दूसरा लॉ मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल वर्बली समझा दूंगा, लेकिन आपने अपने पास 3 एग्जाम्पल्स की जगह छोड़नी है। तो a की पावर -n, जब भी आपके पास कोई नंबर आएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 3 की पावर -2 है, इसका मतलब कि मैं उसको 1/3 की पावर +2 में लिख सकता हूं। तो आपके पास सेकंड लॉ कहता है कि कोई भी नंबर अगर उसकी पावर नेगेटिव में है, आप उसको 1 करके यानी कि डिवाइड में ले जाएं, रेसिप्रोकल ले लें, 1 करेंगे तो उसकी पावर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। आपका यहाँ पर थर्ड लॉ सेम उसी तरीके से कह रहा है, लेकिन थोड़े से यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट डिफरेंस है कि अगर मेरे पास यहाँ पर 3 की पावर -2 एग्जाम्पल ले रहा हूं तो मैं 1/3 होल पावर +2 कर सकता हूं। आपके पास जब भी कोई नंबर या वेरिएबल होगा, आपकी पावर अगर नेगेटिव है तो आप उसको 1/3 नंबर को सिर्फ रेसिप्रोकल करें, पावर ऑटोमेटिकली ऊपर आपके पास पूरी ओवरऑल होल पावर आपकी +2 में कन्वर्ट हो जाएगी।
तो जो भी नंबर हो, यहाँ पे 3 की बजाय मैं अगर फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ कि x की पावर -4 है, इसका मतलब 1/x की पावर +4 हो जाएगी। तो कोई भी नंबर होगा उसकी पावर अगर नेगेटिव में है, आपने उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो 1/ वो नंबर या वो वेरिएबल कर दें, होल पावर पॉजिटिव हो जाएगी। चौथा आपके पास लॉ कहता है कि कोई भी मेरे पास नंबर अगर उसकी बेस नेगेटिव हो, फॉर एग्जाम्पल -3 पावर 4 हो, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये +3 की पावर 4 होगा। कैसे? आपके पास यहाँ पर 7th लॉ के मुताबिक, ये मैंने आगे पढ़ाना है लेकिन पहले आपको पढ़ा रहा हूँ 7th भी। 7 के मुताबिक जिसके ऊपर जितनी पावर होगी वो नंबर अपने आप से उतनी दफा मल्टीप्लाई होगा। यानी -3 की पावर 4 का मतलब -3 अपने आप से 4 दफा मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस, ये प्लस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो गया माइनस, और फिर ये माइनस माइनस दोबारा मल्टीप्लाई हो गया प्लस, एंड में आपको प्लस साइन देंगे। तो इस तरीके से आपके पास जब भी कोई भी नंबर होगा, कोई भी आपके पास वैल्यू, अब इसको हम बेस कहते हैं, कोई भी बेस उसके साथ अगर नेगेटिव वैल्यू होगी और पावर इवन नंबर है, तो आपका वो नेगेटिव साइन कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव साइन में, और आपके पास जो पावर वो एज इट इज नंबर के ऊपर लिखी जा सकती है। लेकिन यही काम अगर आप करते हैं, नीचे वाले लॉ पे आ जाए, ऑड पावर के साथ, यानी -3 की पावर अगर 3 होगी, तो अब ये माइनस साइन बाहर माइनस ही आएगा, क्योंकि -3 मल्टीप्लाई अगर -3 फिर मल्टीप्लाई अगर करें -3 से, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो इस वजह से यहाँ पर माइनस साइन आएगा। तो जब भी आपके नेगेटिव बेस हैविंग इवन पावर, तो आंसर उसका पॉजिटिव बेस विद इवन पावर आएगा। लेकिन जब भी आपके पास नेगेटिव बेस हैविंग ऑड पावर, आपके पास उसका आंसर नेगेटिव साइन के साथ ही वो जो नंबर है या वेरिएबल उसके ऊपर पावर ऑड आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास सिंपल सा है कि कोई भी आपका नंबर होगा, अगर उसके ऊपर कोई पावर मेंशन नहीं है, इसका मतलब कि उसकी पावर 1 होगी। अगर कुछ मेंशन नहीं है, इसका मतलब पावर उसकी हमेशा 1 होगी। 7th में डिस्कस कर चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं कि कोई भी नंबर उसके ऊपर जो भी पावर लिखी जाए, जो भी एक्सपोनेंट होगा, इसका मतलब वो अपने आप से उतनी दफा मल्टीप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल a की पावर मैं यहाँ पर 5 कर देता, तो ये अपने आप से 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता। तो कोई भी नंबर जो भी पावर लिखी होगी उतनी दफा अपने आप से मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट आपके पास कहते हैं कि मेरे पास अगर दो नंबर्स हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, रैंडमली कोई भी आप नंबर्स ले लें, आप 2 × 3 कर लें फॉर एग्जाम्पल, अगर इनके ऊपर होल पावर कुछ भी है, फॉर एग्जाम्पल 7 है, तो इसका मतलब 2 के ऊपर भी 7 आएगा, 3 के ऊपर भी 7 आएगा, और ये दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई वैसे ही होते रहेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर अगर x और y दो नंबर हैं और n कोई पावर है, आप x के ऊपर n अलग से, y के ऊपर n अलग से लेके मल्टीप्लाई करेंगे। 9th आपके पास कहता है उसी तरीके से कि मेरे पास अगर इसी को उल्टा कर दें, दो नंबर्स आए हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 की पावर 2 है मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 है, पावर सेम है, मैं पावर ब्रैकेट के ऊपर एक दफा लिखूंगा और जो अंदर नंबर है उनको मल्टीप्लाई कर दूंगा आपस में, अगर पावर सेम है तो। इसी तरीके से आपके पास 10th लॉ है कि अगर दो नंबर्स, ए का मतलब बेस सेम है, फॉर एग्जाम्पल 3/3 बेस सेम है लेकिन पावर्स डिफरेंट है, 4 और दूसरे की 2, तो आपके पास बेस सेम होने की वजह से आप उसको एक दफा लिखेंगे, जो आपके पास न्यूमरेटर में पावर है वो एज इट इज, जो डिनोमिनेटर में है वो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। तो अगर मेरे पास डिनोमिनेटर में पावर 2 है, ये ऊपर जाके 4 के साथ माइनस हो जाएगी। तो जब भी आपके पास इस तरीके की कंडीशन आएगी कि मेरे पास बेसिस सेम है लेकिन पावर्स डिफरेंट है, आपके पास बेसिस 5 और 5 हो सकता है, पावर यहाँ 10 और इधर 3 हो सकता है, तो पावर ऊपर जाके डिनोमिनेटर में जो नीचे है ये ऊपर जाके न्यूमरेटर की पावर से माइनस यानी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर मेरे नंबर्स डिफरेंट हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर 4 है, दूसरा नंबर 3 है, और पावर इसके ऊपर दोनों के पास 2 है, तो मैं इसको 4/3 होल पावर 2 लिख सकता हूं। जिस तरीके से यहाँ आपके पास मल्टीप्लाई के लिए हो रहा था, वही सेम कंडीशन यहाँ डिवाइड के लिए है कि अगर दोनों के पास पावर सेम है तो एक ब्रैकेट बड़ी सी बना के बाहर पावर उसको लिख दें, और जो दो नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं वो इसी तरीके से। तो यहाँ पर इस तरीके से आपके पास जब भी कंडीशन आएगी, इसके अलावा और भी कंडीशन हो सकती है, लेकिन आपकी कंडीशन यही होगी कि दो डिफरेंट नंबर्स हैं, पावर सेम है, पावर सेम है अगर तो होल ब्रैकेट बना के एक ही दफा पावर लिखेंगे और जो नंबर्स हैं उनको आपस में डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट पे आ जाएं,
नेक्स्ट आपके पास कहते हैं कि अगर मेरे पास सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही है लेकिन डिफरेंट पावर्स हैं, फॉर एग्जांपल 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 7 की पावर 3 से, सेम बेस है लेकिन डिफरेंट पावर्स हैं, तो आप 7 एक दफा लिखेंगे और दोनों बेसिस को आपस में ऐड कर देंगे, 2 + 3 हो जाएगा। तो आप अपने बेसिस को एक दफा लिखते हैं, इस तरीके से आपके पास ये 12th लॉ भी हो जाता है। अब 13th आपके पास यहाँ पर लॉ कहते हैं कि अगर मेरे पास दो वैल्यूज हैं आपस में डिवाइड हो रही हैं, 13th और आपका 3 ऑलमोस्ट एक ही है, 3/2 अगर डिवाइड हो रहा है लेकिन पावर आपस में इनके दोनों की सेम है -4, मुझे पावर अगर +4 में कन्वर्ट करनी है तो मैं 2/3 करूंगा, यानी ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है उसको रेसिप्रोकल ले लूंगा, उसको उलट दूंगा, तो मेरे पास जो पावर नेगेटिव थी वो अब पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। ये आपके पास 13th लॉ है। 14th और 15th लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका डिफरेंस आपको समझना है। अगर मेरे पास कोई भी वैल्यू है उसकी पावर है और इनके होल ब्रैकेट में फिर एक और पावर है, फॉर एग्जांपल 2 की पावर 3 और होल पावर दोबारा से 2 आ गई, अब इसका मतलब यह है कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई होगी 2 से। लेकिन अगर मेरे पास इस तरह की कंडीशन आ जाए कि 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 2 है, ठीक है, पावर की पावर है, ये था पावर के ऊपर एक और पावर है, ये पावर की इटसेल्फ अपनी पावर है, ये दोनों का फर्क मामूली से आपको समझना है। तो अब यहां पर आपके पास ये 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, 3 की पावर 2 इस 7th लॉ के मुताबिक ओपन होगी और ये तो सिंपल आपस में पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, तो दोनों में फर्क आपको यहां पर नजर आ रहा है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 होता है और ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 होता है, दोनों एक नहीं है, दोनों का फर्क मामूली सा है कि होल पावर आपकी 2 है और इसमें पावर की अपनी एक और पावर है। तो ये आपके पास सिंपल सा 15th लॉ था। अब इसके आगे के लॉज अंडर रूट से रिलेटेड हैं, एक्सपोनेंट है तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ही, लेकिन अंडर रूट से रिलेटेड आ जाते हैं कि जब भी आपके पास अंडर रूट में कोई भी वैल्यू गिवन होगी, इसका मतलब अगर सिंपल सी वैल्यू है √3, इसका मतलब है 3 की पावर 1/2 होगी। लेकिन अगर यहां पर कुछ मेंशन कर दिया जाए 3 की पावर 4 फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब 3 की पावर 1/4 होगी। ये जो 4 है या यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब यहाँ पर 2 होगा, हम 2 को मेंशन नहीं करते, ये जो 4 5 6 7 जो भी यहाँ लिखा होगा वो कहलाता है इंडेक्स, तो आपका रूट है, और ये नंबर छोटा सा जो लिखा है रूट के साइड में बाहर ये कहलाता है इंडेक्स, और रूट के अंदर जो वैल्यू है वो तो आपका नंबर है कोई ना कोई। जब भी आपको रूट को कन्वर्ट करना है पावर में तो आपके पास पावर 1 करके लिखी जाती है, जो भी नंबर होगा, जो भी इंडेक्स होगा, तो अगर 4 है तो 1/4, 3 होता तो 1/3, 10 होता तो 1/10। ये आपके पास दोनों लॉ सिंपल से, दोनों में फर्क समझा दिया। 18th लॉ आपके पास कहता है कि अगर मेरे पास सेम अंडर रूट की वैल्यू है और आपस में नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल √3 मल्टीप्लाई हो रहा है √2 से, आप इसको कह सकते हैं कि बड़ा सा रूट लेके 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो √3 मल्टीप्लाई √2 से हो रहा है, यानी इसका मतलब √6 आंसर आएगा। यही सेम रूल अप्लाई होगा डिवाइड के लिए, अगर √3 डिवाइड होगा √4 से तो एक ही बड़ा सा अंडर रूट लेंगे, 3 डिवाइड बाय 4, ये आपका आ गया। 19th और 18th आपके पास सेम एक ही कॉन्सेप्ट है, बस एक मल्टीप्लाई का है और एक डिवाइड का है। 20 और दूसरा मैंने 21 इसको नहीं किया और कर दिया, एक ही है दोनों। जब भी आपके पास अंडर रूट स्क्वायर रूट के अंदर एक ही जैसे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, आपने पढ़ा है कि एक पेयर हो गया, आप इसको बाहर लिख देंगे, रूट खत्म हो जाएगा। कैसे होता है, a मल्टीप्लाई बाय a, जिस तरीके से 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आपस में क्या है 3 की पावर 2। इस लॉ के मुताबिक आप 3 की पावर 2 होल पावर 1/2 लिख सकते हैं। होल पावर 1/2 आपकी मल्टीप्लाई हो रही है बेसिकली 2 से, तो ये 2 और 2 आपस में कैंसिल होके वापस 3 नहीं दे देंगे। तो इस कॉन्सेप्ट से आप कहते हैं कि आपका ये रूट से 3 बाहर आ जाता है। तो आपके पास जब भी कोई दो नंबर्स एक जैसे होंगे, आप उसको डायरेक्ट कहेंगे एक पेयर आ गया, उस पेयर को बाहर लिख देंगे। तो ये सारे आपके सिंपल से लॉज ऑफ एक्सपोनेंट 20 मैंने करवाए हैं। ये एक्चुअल में किताब में तो इतने हैं नहीं, आपके पास बहुत ही, इसको मैंने कैटेगरी वाइज तो नहीं खैर किया, लेकिन एक बहुत आपको इसका समरी बना के दे दी, समराइज वे में दे दिया आंसर। जितने भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आगे आपने इस्तेमाल करने, मेन, इसके अलावा और भी बन सकते थे, लेकिन मेन 20 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ये आपको मैंने दिए हैं। ये आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन इसको आपने याद करना है, आपके पास पूरी मैथ में ये चलते चले जाएंगे।
तो जितने भी यहाँ पर मैंने लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट डिस्कस किए हैं आपकी जिम्मेदारी है, तो बेटा आपने इनको अच्छे से याद करना है, आगे ये बहुत ज्यादा आपको फायदा पहुंचाएंगे। चले अब हम यहाँ पर अपने चैप्टर 1 को स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 आपके पास किताब आप सबको पता है अहमद एकेडमी की, शाहिद जमाल की किताब है बिजनेस मैथ की। इस किताब के पहले चैप्टर के हम सवाल डिस्कस कर रहे हैं। आपके इस चैप्टर से कोई भी सवाल बोर्ड एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन ये चैप्टर करना आपके लिए इंतहाई अहम इसलिए क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं सारे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आएंगे। अब यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं 1 बाय 1 जितने डिस्कस कर सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। बाकी जो होमवर्क होंगे वो मैं आपको वो सवाल दूंगा जो कि बिल्कुल सेम है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल इस तरह का कोई सवाल मैंने यहाँ पर करवाया है तो होमवर्क इसी तरीके के सवाल भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास ये एक्सप्रेशन गिवन है, तरीकेकार आपको समझाया हुआ है। सोल्यूशन की आप ब्लू मार्कर से हेडिंग डालते हैं, दिल चाहे तो अंडरलाइन ब्लैक मार्कर से करते हैं। जो आपका सवाल है वो आपका पहला स्टेप होता है और फिर आप उसके बाद सोल्यूशन यानी सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं। इस सवाल में सिंपल है 30 + 12 - 15। आप चाहे तो कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लें, लेकिन ये सिंपल कैलकुलेशन है, दिमाग से भी कर सकते हैं। 30 + 12 42 - 15 27। तो पहले आपकी ब्रैकेट सॉल्व होगी, फिर उसके बाद जो बाहर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है वो होगा। जो आपके पास यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा है 27, फिर मल्टीप्लाई होगा 2 से और एंड में आपके पास आंसर 54 आएगा। ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड मास से रिलेटेड है। बोर्ड मास वैसे आप लोगों में सिखा चुका हूँ, इससे रिलेटेड एक वीडियो भी मौजूद है आपके पास यूट्यूब में पड़ी हुई, आप लोगों को वो जाके अटेंड करनी है अगर किसी को क्लियर नहीं है। तो उधर हमने डिटेल में बात की थी बोर्ड मास क्या होता है। बोर्ड मास सिंपल है, पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर या बाहर अगर एक्सपोनेंट है तो पहले तो ब्रैकेट सॉल्व होगी, फिर एक्सपोनेंट के ऊपर बात की जाएगी, या ब्रैकेट के अंदर जो भी आपके पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है उसके ऊपर। उसके बाद फिर आप आते हैं मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन की तरफ, और फिर एंड में आप आते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरफ। सेकंड सवाल अब देख रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है, मैंने यहीं से आपका स्टार्ट कर दिया क्योंकि पहला सवाल मैं हमेशा करवा देता हूं, उसके बाद फिर आप लोगों से कहता हूं कि आपने अपने पैटर्न को जो आपका सोल्यूशन का है खुद फॉलो करना है। तो आपका डायरेक्ट मैं सोल्यूशन करवा रहा हूँ, इससे पहले सवाल उतारना है, फिर आपने सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है ब्लू मार्कर से, और यहां से काम आपने फिर दोबारा करना है। तो आपका सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन ये गिवन है। अब इधर ब्रैकेट पहले सॉल्व होंगी, तो आपके पास 92 + 8 100 और यहाँ पर 15 + 5 20 ब्रैकेट सॉल्व हो गई। अब उसके बाद देखते हैं कि क्या कहीं मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है बोर्ड मास के मुताबिक। तो यहाँ पर 3 इससे मल्टीप्लाई हो रहा था, तो 20 × 3 पहले करेंगे, बजाय इसके कि 100 - 20 करते और फिर मल्टीप्लाई करते 3 से, तो वो गलत होता। तो 20 मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, दैट इज 60। 100 - 60 आपके पास 40 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलरली यहाँ पर आपके पास एक बड़ी ब्रैकेट गिवन है और ब्रैकेट के अंदर एक और छोटी सी ब्रैकेट गिवन है। तो यहाँ इस पूरी ब्रैकेट में आप सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो आपके पास यहाँ पर 10 + 6 पहले सॉल्व होगा 16, मल्टीप्लाई बाय 4 उसके बाद, क्योंकि ब्रैकेट के बाद आप मल्टीप्लाई डिवाइड जो हमारा वो करेंगे और एंड में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 4 आपके पास 64, 3 अभी +3 चलता आ रहा है और बाहर मल्टीप्लाई बाय 2 बिल्कुल एंड में होगा, तो 64 + 3 67, और जो बाहर 2 है वो आपका एज इट इज चल रहा है। अब यहाँ पर 67 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड में 134 आंसर आ गया। ये है बोर्ड मास। अभी आप इन सवालात में स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं कि बोर्ड मास अगर आपके पास इस तरह के सवाल आ जाएं तो बाय यूजिंग दैट आपके बोर्ड मास या दैट लॉजिक आप कैसे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट पे आ जाए। फोर्थ पार्ट में आपके पास सवाल ये गिवन है, इसमें सिमिलरली जिस तरह पीछे सवाल किया वैसे ही ब्रैकेट पहले सॉल्व होगी। 12 + 6 18, ये 18 इस पूरी वैल्यू से ऐड किया जा रहा है, तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन बिल्कुल आखिर में होती है। पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, फिर मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन, तो मल्टीप्लीकेशन 18 मल्टीप्लाई बाय 20 आपके पास 360, फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट, तो ऐड यहाँ पर हो रहे हैं दोनों, तो 360 + 18 378। ये आपके पास सिंपल सा बोर्ड मास अभी सिखाया जा रहा है। फिफ्थ पे आ जाए। फिफ्थ क्वेश्चन में भी यही आपके पास सवाल है। आपका 81 - 41 40 होगा, मल्टीप्लाई बाय 30 बाहर चलता जा रहा है और -20 अभी वो बाहर एज इट इज है। 40 मल्टीप्लाई बाय 30 1200 -20, अब ये 1200 माइनस होगा 20 से, यानी कि 1180 फाइनल आंसर आएगा। सिक्स आपके पास एक बड़ी सी ब्रैकेट है, उसके अंदर एक और छोटी ब्रैकेट है, तो पहले वो ब्रैकेट सॉल्व होगी। 100 - 80 दैट इज 20, मल्टीप्लाई बाय 2 उसके बाद होगा, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 2 आपका 40,
ये डिवाइड बाय 10 चलता जा रहा है, अभी ये अभी सॉल्व नहीं होगा। तो 40 डिवाइड बाय 10 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 40 डिवाइड बाय 10। अब 10 और 4 एक ही टेबल में आते हैं, तो 10 1 टाइम्स एंड 10 4s आर 40। आखिर में आंसर आपका 4 आ गया। 7th पार्ट उसी तरीके से। अब यहाँ 7th पार्ट में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट इस्तेमाल होंगे। इससे पहले के सवाल में बोर्ड मास आपने सीखा। अब ये सब करवाने से पहले मैंने आपको काफी डिटेल में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सिखाए। तो अब वही 20 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो मैंने आपको लिखवाए थे, सिखाए थे, वो यहां पर अप्लाई होंगे इन क्वेश्चंस के अंदर। तो 7th पार्ट में आपके पास ये सवाल गिवन है। इधर आपके पास 4 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 3 स्क्वायर। तो ये 6 डिवाइड कर रहा है 3, यानी 6 का स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 3 के स्क्वायर से। ये 4 का स्क्वायर अलग है जो कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है इस पूरी वैल्यू से। तो आप क्या करेंगे, इस डिवाइड के साइन को जैसे आपने देखा है और हम यूज भी करते हैं ऐसे लिख देंगे, यानी कि 6 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, एक को न्यूमरेटर दूसरे को डिनोमिनेटर के फॉर्म में। और ये जो चीज माइनस हो रही है वो अभी एज इट इज चलती रहेगी। अब आपने एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा है कि अगर आपके पास वैल्यूज डिफरेंट हो, बेसिस डिफरेंट हो, लेकिन पावर सेम है और आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो आप एक ही दफा वो पावर होल ब्रैकेट करके लिखेंगे और जो वैल्यूज हैं वो आपस में डिवाइड होती रहेंगी उसी तरीके से। तो 6 का स्क्वायर डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर बेसिकली 6 अपॉन 3 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब 3 और 6 एक ही टेबल में आते हैं, तो 3 1 और 3 2 6 होता है। तो आपके यहाँ पर 2 का स्क्वायर आ जाएगा। 4 का स्क्वायर अपनी जगह चल रहा है, 4 का स्क्वायर ओपन करें 16 माइनस 2 का स्क्वायर ओपन करें 4, 16 माइनस 4, एंड में आपके पास 12 आएगा आंसर। क्लियर है यहाँ तक? चलें अब आगे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। 8 पार्ट। यहाँ पर आपके पास सवाल ये गिवन है, इसमें भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ही अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन बोर्ड मास भी साथ साथ अप्लाई हो रहे हैं। ब्रैकेट पहले सॉल्व होगी, तो 2 + 5 7, 8 - 5 3, 3 के ऊपर क्यूब है, 7 के ऊपर स्क्वायर है, और ये डिवाइड हो रहा है 3 इस 3 के क्यूब से, यानी ये वाला जो 3 का स्क्वायर है ये डिवाइड आपका 8 - 5 का होल क्यूब इससे हो रहा है। तो 8 - 5 3 का क्यूब डिवाइड बाय 3 स्क्वायर। आप इस वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं, 3 का क्यूब डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर माइनस हो रहा है 3 का क्यूब डिवाइड बाय 3 के स्क्वायर से। आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा है कि सेम बेस और डिफरेंट पावर हो तो डिनोमिनेटर ऊपर वाली पावर से सब्ट्रैक्ट हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो अगर नीचे यहाँ पर 2 है तो ऊपर 3 के साथ जाके -2 हो जाएगा। यहाँ पर 7 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 3 - 2, यानी कि 3 की पावर 1। अब 3 की पावर 1 3 ही होगा। 7 का स्क्वायर 49, 49 - 3 46। तो सिंपल इस तरीके से आपने ये पैटर्न फॉलो करना है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट आपका 9th पार्ट है। 9th पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पास 2 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 है। 2 का क्यूब क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, जिसके ऊपर स्क्वायर या क्यूब या पावर 4 या 5 जो भी है, इसका मतलब होता है कि वो अपने आप से उतनी दफा मल्टीप्लाई होगा। तो पावर 3 का मतलब 2 अपने आप से 3 दफा मल्टीप्लाई होगा, पावर 2 का मतलब 5 अपने आप से 2 दफा मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई बाय 4 इसके साथ चलता जा रहा है। 2 का क्यूब 8, 5 × 5 25 × 4 100, एक ही दफा कर लें तो अगर 25 × 4 100 होता है, तो 8 + 100 108 आंसर फाइनल आएगा। तो इस तरीके से ये वाला पार्ट हो गया। 10th पार्ट, क्योंकि 10 सवालों तक आपसे कहा था कि सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें एक्सप्रेशंस को। 10th पार्ट आपके पास ये गिवन है। इसमें ब्रैकेट के अंदर जो पहले ब्रैकेट नजर आ रही है उसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपके पास ये वाली ब्रैकेट 4 + 5 9 होगी। ये 9 इसके साथ 3 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, और साथ में मल्टीप्लाई बाय 7 एज इट इज, बाकी सब कुछ एज इट इज, प्लस 8 × 4, 8 × 4, ये आपस में मल्टीप्लाई करके 40 लिख सकते हैं, क्योंकि इनके पास कोई ब्रैकेट नहीं है। तो वो ब्रैकेट आप सॉल्व नहीं करेंगे बोर्ड मास के मुताबिक, पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है, फिर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन होती है, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है। तो ब्रैकेट इनके पास नहीं है, कोई ऑर्डर भी नहीं है, पावर भी नहीं है, तो मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर लेंगे। लेकिन यहां पर आपके पास मल्टीप्लीकेशन भी है, एडिशन भी है, तो आपने इसलिए पहले ब्रैकेट सॉल्व की। अब 9 × 3 अब करेंगे, तो 9 × 3 27 प्लस 6 अभी एज इट इज रहेगा, और बाहर पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई बाय 7 एज इट इज। फिर ब्रैकेट को ही अभी तक हम सॉल्व कर रहे हैं, तो 6 + 27 33 मल्टीप्लाई हो रहा है 7 से, और प्लस 40 आपका चलता जा रहा है। 33 मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो आंसर 231 आएगा। 231 + 40 271, ये आपका फाइनल आंसर है। यहां तक आपके पास काम था जिसमें आपने सिंप्लीफिकेशन करनी थी एक्सप्रेशन जो भी गिवन थे। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास किताब में गिवन है कि आपने ऐड करना है फॉलोइंग एक्सप्रेशंस को। तो ऐड किस तरीके से करेंगे, आपके पास यहाँ पर इस तरीके का सवाल है 3x + 5 + 2x। अब 3x + 5 + 2x, यहाँ पर कोई आपके पास साइन चेंज नहीं हो रहा क्योंकि प्लस जब ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ही रहेगा। अगर माइनस होता तो हो सकता है यहाँ पर साइन चेंज हो जाते हैं। तो 3x + 5 + 2x, बेसिकली 3 और 2 ये आपस में ऐड होंगे 5x। आप लोगों ने पढ़ा है बचपन में कि आपके वेरिएबल वाली वैल्यू एक साथ ऐड हो जाती है। ये जो कांस्टेंट है ये इसमें ऐड नहीं हो सकता, ये सिंपल हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में ही आता है। तो जब भी हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है जिसके साथ वेरिएबल, तो सेम वेरिएबल वाले क्वेश्चन, सेम वेरिएबल वाली एक्सप्रेशन आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी। अगर यहाँ पर 2x² होता फॉर एग्जाम्पल, तो वो इस 3x में ऐड नहीं हो सकता था क्योंकि वेरिएबल डिफरेंट हो गया। तो 3x + 2x 5x और +5 अपनी जगह चलता आ रहा है। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। 12th पार्ट सिंपल सा है, सवाल आपके पास तरीकेकार मैंने समझा दिया एक दफा, सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे जो सवाल गिवन है, उसके बाद से मैं आपको काम करवा रहा हूँ। तो सवाल में आपको 2x - 3 और x + 5 ये दो एक्सप्रेशन गिवन है, इनको ऐड करना है। तो बीच में प्लस साइन आएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2x - 3 + x + 5। तो 2x और x आपस में ऐड होंगे, आपके पास 2 + 1 3x और -3 + 5, आपके पास वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है 5 - 3 + 2। तो इस तरीके से आपके पास ये वाला भी आंसर आ गया। 13th में आ जाए, 5x - 2 और 2x - 6 इनको आपस में ऐड करना है। तो आपके पास 5x - 2 + 2x - 6, 5x में 2x ऐड होगा 7x, -2 और -6 -8। ये सिंपल सा जिस तरीके से किया उसी तरीके से 14 पार्ट भी आपके पास ये एक्सप्रेशन गिवन है, इनको ऐड करना है। 3x² + 5x + 2x + 8x²। तो 3x² और 8x² आपस में ऐड होके 11x² बनाएंगे। 5x + 2x 7x बनाएंगे। 15 पार्ट है, इसके बाद फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा इसी के जितने भी पार्ट्स हैं। आपको ये सवाल गिवन है, इसमें आपके पास जब जगह खत्म हो जाए तो आप दोनों तरफ, दोनों लाइन में एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली सिंबल सेम बनाते हैं, प्लस है तो प्लस, और फिर उसके बाद सवाल कंटिन्यू करते हैं। बहरहाल ये आपके पास गिवन है वैल्यू, आपने इनको ऐड करना है। तो 2x³ ऐड होगा 5x³ में, तो आपके पास 7x³ हो गया। 3x² - 3x², सेम वैल्यू है, साइन डिफरेंट है, कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो ये वाली वैल्यू कैंसिल इससे होगी। -5x + 5x, ये भी सेम वैल्यू है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। तो एंड में जो बचेगा वो सिर्फ आपका 7x³ बचेगा। इस तरीके से आपने 15th पार्ट भी डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद जो आपके पार्ट्स हैं, 15 के बाद जितने भी आपके क्वेश्चन है 18 तक, 16, 17, 18, ये आप लोगों ने होमवर्क में ट्राई करना है। सिंपल ऐड होगा, जो चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है जैसे यहाँ हुई वो कैंसिल आउट हो जाएगी, एंड में कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। चले, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक काम किया था। 16, 17, 18 मैंने आपको होमवर्क दिए थे, बहुत ही आसान थे, आप लोगों ने कर लिए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 से ऑनवर्ड काम कर रहे हैं। इससे पिछला जो आपके पास पोर्शन था उसमें आपने सिर्फ ऐड करना था, यहाँ पर 19 से ऑनवर्ड आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1 बाय 1 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपके पास सवाल में गिवन है कि आपने अपनी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। अब सवाल इस तरीके से गिवन है कि आपसे कहा है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 5x + 3 फ्रॉम 8x। तो जिस में से करना है वो बाद में गिवन है, तो फ्रॉम 8x का मतलब 8x में से सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है 5x + 3 को। तो उसी तरीके से आपने एक्सप्रेशन लिखी है कि 8x में से 5x + 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब जब इस तरीके से आप लिखेंगे तो माइनस इस ब्रैकेट के अंदर जाके साइन चेंज करेगा, यहां दोनों के बाद प्लस है तो -5x और -3, माइनस साइन इधर आके +5x को -5x और माइनस इधर अंदर आके +3 को -3 में कन्वर्ट करेगा। तो आपके पास 8 - 5 3x और आपका 3 एज इट इज, ये आपका फाइनल आंसर है। अब आप इसमें x वाली टर्म को x के साथ ही सब्ट्रैक्ट या ऐड करवाएंगे। तो सिमिलरली आपके पास यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, उसमें भी कहा है कि आपने 2x + 5 को सब्ट्रैक्ट करवाना है, यानी कि 2x + 5 फ्रॉम 10x + 5, ये आपका सवाल गिवन है। तो आपको लिखना है इस तरीके से होता है 10x + 5 - 2x + 5। अब माइनस इधर जाएगा अंदर, ये तो ब्रैकेट एज इट इज क्योंकि यहाँ पर पहले कोई माइनस साइन नहीं है, तो 10x + 5 एज इट इज, ब्रैकेट ओपन, माइनस अंदर जाके साइन चेंज करेगा -2x -5, तो आपका यहाँ पर +5 और -5 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपका यहाँ पर 10x - 2x यानी कि 8x फाइनल आंसर आएगा।
अब इसी तरीके से 21 आपका है, इसमें भी आपकी वैल्यू गिवन है, तो आपने फ्रॉम दिस वैल्यू ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 पहले लिखेंगे, माइनस आपका x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 बाद में। यहां पर एज इट इज वैल्यू आ गई, माइनस साइन अंदर जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 5 में कन्वर्ट करेगा, ये वैल्यू इस तरीके से। अब यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 5 बल्कि माइनस 5 प्लस 5x, दोनों वैल्यू सेम है लेकिन साइन अपोजिट है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। प्लस 7 माइनस 5 प्लस 2, इस तरीके से आपके पास ये वैल्यू कन्वर्ट हो गई। नेक्स्ट आ जाए, आपको यहाँ पर कहा है कि फ्रॉम 9x आपने सब्ट्रैक्ट करना है इस वैल्यू को, तो 2x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 9x माइनस होगा, तो माइनस डायरेक्ट कर दें। अब यहाँ पर कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, पहले एक्स स्क्वायर फिर x और फिर उसके बाद जो पावर नहीं है, इस तरीके से। क्लियर है ये सवाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, आपके पास यहाँ पर उसी तरीके से एक दफा आपको पढ़ना आ गया, सवाल में आपको जिस तरीके से कहा है इधर किताब के अंदर कि आपने सिंपल एक वैल्यू है इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम दैट वैल्यू, तो फ्रॉम वाली वैल्यू जो है पहले लिखी जाएगी और उससे पहले जो आपके सवाल में गिवन है क्योंकि उसको सब्ट्रैक्ट करना है वो बाद में लिखेंगे। अब आपने 4x प्लस 3 में से -2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपका माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट होगा, आपका 4x प्लस 3 एज इट इज प्लस 2, 3 प्लस 2 5, ये फाइनल आंसर आ गया 4x प्लस 5। नेक्स्ट छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनमें से आपको ऐड सब्ट्रैक्ट करना सिखाया जा रहा है, बोर्ड मास अप्लाई करना सिखाया जा रहा है। यहाँ पर आपने एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इसको सब्ट्रैक्ट करवाना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 से, तो माइनस साइन अंदर भेजें, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 3। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सेम वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, आपका माइनस 2x और माइनस 2x सेम वैल्यू ऐड हो गई, माइनस साइन तो है लेकिन दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, तो माइनस 4x माइनस 3 प्लस 3, दोनों का साइन डिफरेंट है, सेम वैल्यू है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास एंड में माइनस 4x आंसर आएगा। नेक्स्ट आपका अब यहाँ पर जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है उसमें आपको कहा है कि आपने मल्टीप्लीकेशन करनी है, सवाल आपसे कहा है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और ये आपको सवाल गिवन है फॉर एग्जांपल पहला 3x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है बाय 2x की पावर 5। अब यहां पर कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई अगर होगी तो पहले लिखें बाद में लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप a मल्टीप्लाई बाय b लिखें या b मल्टीप्लाई बाय a लिखें, बात एक ही है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करें या 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करें, आंसर दोनों का 6 ही आएगा। अब सवाल यहां पर गिवन है 25, आपसे कहा है 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई करें 2x की पावर 5। अब आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े हुए हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 जो कोफिशिएंट है जो नंबर है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जो वेरिएबल है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 3 इंटू 2 मैंने अलग लिख दिया और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 5 अलग लिख दिया। अब 3 2 6 होते हैं, ये तो आपने लिख दिया है ऐसी। ये आपके पास एक्स की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 5 वेरिएबल, आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा है कि अगर मेरे पास सेम बेस हो और डिफरेंट पावर्स हो तो मल्टीप्लाई अगर हो रहे हैं दोनों वेरिएबल को आप एक दफा लिखेंगे, पावर दोनों की ऐड हो जाएंगी, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पीछे मैं पढ़ा चुका हूं। तो यहाँ पर x इंटू एक्स आपके पास एक दफा x लिखा जाएगा और पावर इनकी 2 प्लस 5, तो आपके जरिए 6x की पावर 7, ये आंसर आएगा। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26 है, 26 में आपसे कहा है कि 2x प्लस 5 को मल्टीप्लाई करें 2x से, तो यहां पर जब भी ब्रैकेट आपको गिवन होगी और बाहर कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, 2x मल्टीप्लाई 2x से पहले होगा, तो 2 2 4 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, वही आपके पास लॉजिक है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, 1 प्लस 1 आपके पास 2 हो जाएगा, और फिर इस 2x को प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 10x, तो जब भी ब्रैकेट आपके पास आएगी बाहर वाली वैल्यू हर इंडिविजुअल वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। ये आपका 26 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, इसमें भी यही कॉन्सेप्ट है कि आपके पास ये ब्रैकेट गिवन है, इसके बाद 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 पहले मल्टीप्लाई होगा माइनस 2x स्क्वायर से, तो माइनस 6x स्क्वायर, फिर 3 मल्टीप्लाई होगा प्लस 9 से, तो प्लस 9 आपके पास ये फाइनल आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए 28, इसमें आपके पास ये सवाल गिवन है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं इस तरीके से। अब यहां पर आपके पास तरीकेकार दूसरा भी कर सकते थे, आप एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते एक्स प्लस 1 से, फिर 2x प्लस 2x को मल्टीप्लाई करते इससे, फिर प्लस 1 को करते, या मैंने क्या किया है x को मल्टीप्लाई किया पहले इस पूरी ब्रैकेट से, इस पूरी वैल्यू से, तो x मल्टीप्लाई होगा इससे, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा दोबारा इस पूरी ब्रैकेट से। अब x अंदर की तमाम वैल्यूज तमाम टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, x इंटू 2x
2x² x इंटू 1 x, जो इनके साइन प्लस के हैं तो साथ में प्लस भी साथ चलता रहेगा, +1 मल्टीप्लाई होगा x² से तो x², सिमिलरली 2x और आपका 1 इंटू 1 1 ही होता है। इस तरीके से ब्रैकेट ओपन आपने कर ली। अब यहां पर x³ के अलावा इसके अलावा कोई और x³ की वैल्यू नहीं, तो एज इट इज आपने लिख दिया। 2x² और 1x² आपस में ऐड हो रहे हैं क्योंकि दोनों के पास प्लस साइन है, तो +3x²। सिमिलरली आपके पास 2x और x 3x ये भी ऐड हो रहे हैं, एंड में 1 के अलावा कोई और कांस्टेंट है नहीं, तो आपने +1, ये आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे आ गई। अब यहाँ पर मैंने 29th नहीं सॉल्व करवाया, 31st भी नहीं करवाऊंगा, 30th पार्ट करवा रहा हूँ। बाकी जो इसके मल्टीप्लीकेशन वाले पार्ट्स हैं वो आपने खुद घर पे ट्राई करने, सेम इसी तरीके से होंगे। किताब में वैसे सोल्यूशन भी है, किताब में डायरेक्ट किया हुआ है, मैं आपको प्रॉपर स्टैंडर्ड पैटर्न से करवा रहा हूँ। आपको किताब के सोल्यूशन से आंसर पता चल जाएगा क्या आएगा, मेथड समझ आ जाएगा कैसे किया, लेकिन प्रॉपर स्टेप्स आपने यही करने हैं जो यहाँ क्लास में आपको सिखाए जा रहे हैं। तो 30th में आपसे कहा है कि x माइनस वाई मल्टीप्लाई हो रहा है इस वैल्यू से। अब x मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू को, पहले अलग x मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी ब्रैकेट से, फिर माइनस वाई मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी ब्रैकेट से। अब अगर मेरे पास पूरा आगे जगह खत्म हो गई है तो मैं यहाँ पर माइनस साइन दोनों लाइन में लिखूंगा और जो वैल्यू है उसको एज इट इज कंटिन्यू कर दूंगा। अब यहाँ पर आपके पास x मल्टीप्लाई होगा x² से तो x³, तो x जब मल्टीप्लाई हुआ है x इंटू वाई से तो x इंटू x x², y उसके बाद मल्टीप्लाई एज इट इज, फिर x मल्टीप्लाई होगा y² से तो x y² माइनस y मल्टीप्लाई हो रहा है आपका x² से, तो पहले x² लिख रहा हूं माइनस x²y, फिर माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है xy से माइनस y, तो आपका x y² माइनस के साथ, और सिमिलरली माइनस प्लस माइनस और y² इंटू y y³, तो माइनस y³ ऐसे आ गया। अब यहाँ पर x² माइनस x² सेम वैल्यू है, हैविंग डिफरेंट अपोजिट साइंस, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिमिलरली xy² और xy² सेम वैल्यू हैविंग डिफरेंट साइंस, तो पीछे आपके पास x³ और y³ बचा, x³ माइनस y³, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। चलो बेटा अपने 32 क्वेश्चन से ऑनवर्ड देख लें। यहां पर आपके सवाल में कहा है कि आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, आपके वैल्यूज गिवन है बाय यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, जो आपको मैंने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट 20 समझाए हैं उसके मुताबिक आपने इसको ओपन करना है। पहला आपके पास सवाल गिवन है 2x² y का होल स्क्वायर। अब आपने पढ़ा है कि जब भी मेरे पास होल स्क्वायर कोई वैल्यू गिवन होगी, आपके ब्रैकेट में जितनी भी इंडिविजुअल वैल्यूज हैं आप उसके ऊपर वो पावर लिख सकते हैं। तो 2 के ऊपर भी पावर 2 है, x² के ऊपर भी पावर 2 है, y के ऊपर भी पावर 2 है। अब 2 की पावर 2 बेसिकली 2 इंटू 2 होती है, यह आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा हुआ है। अगर पावर गिवन है ऑलरेडी और उसके ऊपर एक और होल पावर है, इसका मतलब दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, और यहाँ पर तो सिंपल कुछ भी नहीं है तो y के ऊपर डायरेक्ट आप 2 लिख देंगे, कुछ भी नहीं होता तो इसका मतलब पावर 1 होती है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 ही होगा। अब 2 इंटू 2 4, x की पावर 2 इंटू 2 x की पावर 4, y की पावर 2 एज इट इज, तो 4x की पावर 4 y², ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में -2x² y का होल क्यूब है, तो वही लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कि क्यूब जो है सबके ऊपर अप्लाई होगा, -2 के ऊपर भी, x² के ऊपर भी, y के ऊपर भी। अब -2 का क्यूब है, आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा है नेगेटिव बेस हैविंग ऑड पावर, तो नेगेटिव बेस हैविंग ऑड पावर में जो नेगेटिव साइन है वो नेगेटिव ही रहता है, माइनस एज इट इज 2 की पावर 3 8 में कन्वर्ट डायरेक्ट कर दी। आप चाहे तो इसको -2 इंटू -2 इंटू -2 लिखेंगे तब भी -8 आंसर आएगा। ये आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3, x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये y की पावर 3 डायरेक्ट, तो -8 x की पावर 6 y की पावर 3, ये फाइनल आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में आपके पास यहाँ पर ये दो एक्सप्रेशन आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। इधर आपसे कहा है कि ये वैल्यूज जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने यहाँ पर 3 और 4 को एक साथ लिख दिया, x³ और x को एक साथ लिख दिया, y² और y को एक साथ लिख दिया, तो 3 इंटू 4 12, x की पावर 3 इंटू x की पावर 1, x की पावर 3 + 1 लिख सकते हैं क्योंकि दोनों आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेम बेस हैविंग डिफरेंट पावर्स, यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब इसकी पावर 1 है। और ये सिमिलरली y की पावर 2 इंटू y की पावर 2 + 1 में लिखा जा सकता है। अगर आपके पास बेसिस सेम हो, वैल्यूज उनकी पावर्स डिफरेंट हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे होते तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू ऊपर जाके माइनस हो जाती, सब्ट्रैक्ट हो जाती। तो 12 x की पावर 4 y की पावर 3, ये फाइनल इसका आंसर आएगा। क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 में आपके सिंपल दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं,
यहाँ पे आपसे कहा है कि x माइनस 2y मल्टीप्लाई करना है आपके पास 3x प्लस वाई से, तो 3x प्लस वाई आपके पास मल्टीप्लाई होगा x से, x इंटू 3x प्लस वाई, फिर माइनस 2y मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस वाई से, तो x इंटू 3x स्क्वायर, x इंटू वाई एक्स वाई, सिमिलरली माइनस 2x माइनस 2y इंटू 3x, तो 2 इंटू 3 6 माइनस प्लस माइनस x और y को मैंने इस तरीके से लिख दिया बजाय yx लिखने के, तो आपके पास 2y मल्टीप्लाई में 3x जब करेंगे माइनस 6xy आंसर आएगा, और ये माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस 2y इंटू प्लस वाई माइनस 2y स्क्वायर, आपके पास ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। अब इसके बाद आपने 3x स्क्वायर एज इट इज लिख दिया, ये प्लस एक्स वाई माइनस 6xy माइनस 5xy में कन्वर्ट होंगे, और माइनस 2y स्क्वायर आपका एज इट इज, ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए 36 पे, इधर भी उसी तरीके से दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, तो 2x मल्टीप्लाई होगा इस पूरी ब्रैकेट से x प्लस 2y, और फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2y पूरी ब्रैकेट से, ये 2x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर, फिर 2x मल्टीप्लाई होगा 2y से, तो 2 इंटू 2 4xy आएगा आंसर, प्लस 3y मल्टीप्लाई करें x से तो 3xy, x पहले लिखें y बाद में, और 3y मल्टीप्लाई बाय 2y, 3 2 6 y इंटू y स्क्वायर, तो प्लस 6y स्क्वायर आपके पास आंसर आया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2x स्क्वायर 4 प्लस 3 7xy प्लस 6y स्क्वायर, इसका ये आंसर आ गया। इसी तरीके से लास्ट इसका 37 पार्ट, फिर उसके बाद आपके नेक्स्ट कैटेगरी स्टार्ट होती है। 37 में आपसे कहा है कि ये वैल्यू ये ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई हो रही है, तो पहले x को मल्टीप्लाई करवा दें इस पूरी ब्रैकेट से, x मल्टीप्लाई करवाएं x प्लस वाई माइनस 2, फिर प्लस y को मल्टीप्लाई करवाएं इस पूरी ब्रैकेट से, तो प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2, यहाँ पर x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू वाई प्लस एक्स वाई, एक्स इंटू 2 माइनस 2x, सिमिलरली y इंटू एक्स वाई लिख दें, y इंटू वाई स्क्वायर, और y इंटू माइनस 2 माइनस 2y। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहले लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर आपके पास ये एक्स वाई और ये एक्स वाई दोनों ऐड हो रहे हैं, तो प्लस 2xy, और फिर माइनस 2x और माइनस 2y आप अलग से लिख के फाइनल आंसर लिख देंगे। यहां तक आपको सिंप्लीफाई करना सिखाया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इधर आपसे कहा है कि एक्सपेंड करें अपनी वैल्यू को, एक्सपेंड करें अपने क्वेश्चन को, तो एक्सपेंड करने के आपके दो फॉर्मूले हैं, एक आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर, दूसरा आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपने बचपन में यानी कि मैट्रिक में सीखा था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपने सीखा था a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब भी आपके पास सवाल आएगा आपको a और b आइडेंटिफाई करना है, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 38 में आपके पास सवाल गिवन है 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर, आपको होल स्क्वायर नजर आ रहा है, इसका मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर है। अब a और b आइडेंटिफाई करना है, a आपका 2x है और b आपके पास y है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर 2x का स्क्वायर प्लस 2a 2x है, b आपके पास y था, तो 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि y का होल स्क्वायर। आपने a और b आइडेंटिफाई कर लिया, तो जहां पर a और b है फॉर्मूले में वहां बस पुट कर दें, और उसके बाद सिंप्लीफाई करें, 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर 2 इंटू 2 4x इंटू वाई एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर आएगा। सिमिलरली यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 40 डिस्कस कर रहा हूँ, 39 आपके पास 38 की तरह ही होगा, वैसे आप लोग कर लेंगे, लेकिन अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में सवाल गिवन है, यहां पर भी a और b आइडेंटिफाई करना है। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद करना है, दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला आपको याद होगा, a और b आइडेंटिफाई कर लेंगे, डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करें अपने फॉर्मूले में, आपके पास आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो a यहाँ पर a ही है, b आपके पास 3b है, तो a स्क्वायर माइनस 2a, b आपके पास 3b है प्लस b स्क्वायर, तो b आपका यहाँ पर 3b के बराबर है। इस तरीके से आपके पास a स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 6ab प्लस 3b का होल स्क्वायर होता है 9b स्क्वायर, आपके पास ये आंसर आएगा। अब जितने भी आपके पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के जो यहाँ पर गिवन है, आपने उसको घर पे ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 42 से 46 तक ये क्यूब फॉर्मूले हैं, तो क्यूब फॉर्मूले आप लोग वैसे आपने याद किए हुए अप्लाई कर सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 41 तक सारा काम कर लिया था, आपको मैंने 41 यानी उस तक के 2 सवाल होमवर्क दिए थे,
जिसमें आपके सिंपल a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा था। 39 और 41 मैंने आपको नहीं करवाए थे। तो यहाँ पर आगे चल के भी मैं आपको सारे एक एक सवाल नहीं करवाऊंगा। आपको मैंने यहाँ पर जो सवाल करवाए, आपका बेसिकली सीखना यहाँ पे मकसद है। अगर आपने सीख लिया मेथड, तो उसके बाद आपको कोई भी सवाल दे दिया जाए, आप उसी मेथड से, उसी पैटर्न से उनको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 में आपके पास डिफरेंट एक पैटर्न अप्लाई हो रहा है, यानी कि यहाँ पर फॉर्मूला ही डिफरेंट है। पीछे आपने a प्लस बी होल स्क्वायर सीखा, अब यहाँ पर आप a प्लस बी होल क्यूब सीख रहे हैं। तो a प्लस बी होल क्यूब आपने फॉर्मूला बचपन में सीखा था। a प्लस बी होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अब एक और फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, वो ही ये फॉर्मूला है। सिर्फ आपके पास वो वैल्यू कॉमन लिख के इसको आसान बना दी, तो इसको याद करना आसान है। जिसको दूसरा फॉर्मूला याद हो सकता है, दूसरा याद किया हुआ, वो उस तरीके से सॉल्व कर लें। तो यहाँ पर आपके पास ये फॉर्मूला है, आपने हवाला दिया। अब आपने आइडेंटिफाई किया कि a और b क्या है। यहाँ पर a x है और b 2y है। तो फॉर्मूले का हवाला देने पर जहां पर a और b है, उधर आपने वैल्यूज पुट कर दी। तो a x आपने एज्यूम किया था, b आपने 2y कहा था, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। फॉर्मूला आपने जो ऊपर हवाला दिया उसमें पुट कर दी वैल्यू। तो x का क्यूब x क्यूब, 2y का क्यूब 8y क्यूब, ये 3 2 6, x इंटू वाई 6xy इंटू x प्लस 2y, ये वैल्यू आ गई। अब आपने ब्रैकेट ओपन करनी है, x क्यूब प्लस 8y क्यूब तो एज इट इज 6xy, जब x से मल्टीप्लाई होगा 6x स्क्वायर y प्लस 6 2 12, xy मल्टीप्लाई होगा y से तो xy स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, उसमें आपके पास a माइनस बी होल क्यूब अप्लाई हो रहा है। इसके अलावा जो आपके 46 का क्वेश्चन है वो आपने होमवर्क में करना है, क्योंकि वहां पर आपके पास सिंपल यही फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई किया a और b क्या है। जब a और b आइडेंटिफाई कर लिया तो हवाला देंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला a माइनस बी होल क्यूब। ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो आपने a और b की जगह वैल्यू पुट की। a आपका 3x था, b आपके पास 2y था, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अब 3x का क्यूब 27x क्यूब होता है, 2y का क्यूब 8y क्यूब, 3 3 9, 9 2 18, तो 18xy इंटू 3x माइनस 2y एज इट इज। अगले स्टेप में ब्रैकेट ओपन करें, 18 इंटू 3 54, xy इंटू x स्क्वायर y माइनस माइनस प्लस 18 इंटू 2 36, xy इंटू y xy स्क्वायर। तो इसका आंसर आपने इस तरीके से निकाला। क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास सवाल है डिवाइड करना है फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को। तो यहाँ पर हम 47 से ऑनवर्ड काम करें। आपकी किताब में सवाल गिवन है कि आपने डिवाइड करना है 12x स्क्वायर बाय 3x। 12x स्क्वायर को डिवाइड करना है बाय 3x, तो उसको लिखने का तरीका ये है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप लोगों को सवाल उतारने जैसे किताब में गिवन है, पहले से सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है ब्लू मार्कर से, दिल चाहे तो अंडरलाइन ब्लैक मार्कर से करेंगे। उसके बाद जो स्टेप आपका होगा वो यहां से मैं शुरू करवाऊंगा। तो जितना भी मैं काम करवा रहा हूँ वो आपको सोल्यूशन के बाद से डायरेक्ट करवा रहा हूँ। तो सवाल आपको गिवन है 12x स्क्वायर को डिवाइड करें बाय 3x, आप इस तरीके से उसको लिखेंगे। ये स्टेप करना जरूरी नहीं है, लेकिन समझने के लिए, समझाने के लिए मैंने लिखा है। 12 बेसिकली 3 इंटू 4 है, x स्क्वायर x इंटू एक्स है, डिवाइड बाय 3x। ये 3 इस 3 से कैंसिल होगा, ये x इस x से कैंसिल होगा, पीछे आपके पास 4x बच जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक स्टेप इजाफी इसलिए किया ताकि आपको पीछे मैकेनिज्म समझ आ जाए, प्रोसेस समझ आ जाए कि हो क्या रहा है। 48 क्वेश्चन में भी इसी तरीके से कहा 18x क्यूब वाई स्क्वायर को डिवाइड करें बाय 9xy। तो डायरेक्ट मैंने 9 2 18, एक x यहाँ पर 3 में से 2 छोड़ देगा, एक कैंसिल कर देगा, और ये y 2 में से एक को कैंसिल करेगा। आपके पास 2x स्क्वायर y, ये आंसर आएगा। आपको ये कट करना कोई जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास 50, इसमें आपको कहा है 49 आपका होमवर्क है, सेम एज इट इज होगा। 50 में आपको कहा है कि पूरी ब्रैकेट है, इसको डिवाइड करना है बाय x। तो जब भी आपके इस तरह का सवाल आता है आप एलसीएम ब्रेक करते हैं। एलसीएम ब्रेक किस तरीके से होता है, इंडिविजुअल वैल्यू के नीचे जो वैल्यू डिवाइड हो रही है उसको लिख देंगे। तो डिनोमिनेटर में सबके पास x आ जाएगा, x क्यूब के पास भी x, 2x के पास भी x डिवाइड हो रहा है, 3 के पास भी x डिवाइड हो रहा है। अब x क्यूब और डिवाइड हो रहा है x से, तो 3 में से 2 छोड़ देगा, एक को कैंसिल कर देगा, तो x स्क्वायर। ये x इस x से डायरेक्ट कैंसिल, तो पीछे 2 बच जाएगा। और 3 अपॉन x को मैं x की वैल्यू ऊपर लेके अगर चले जाऊं
तो x की पावर कुछ नहीं लिखी, इसका मतलब यहाँ पर पावर 1 है, तो ऊपर जाके पावर -1 हो जाएगी। ये आपको सवाल सिर्फ सॉल्व नहीं करना, साथ साथ कॉन्सेप्ट भी समझना है। नेक्स्ट पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 52। यहाँ पर आपसे कहा है कि ये वैल्यू, ये पूरी ब्रैकेट डिवाइड हो रही है एक्स स्क्वायर से, जिस तरह इस वाले पिछले सवाल में कहा था। तो वही आपके पास मेथड, आपने डिवाइड जो एक्स स्क्वायर में, इसको एलसीएम ब्रेक करके सबके नीचे लिख देना है, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, सिमिलरली 10x के नीचे भी एक्स स्क्वायर और 5 के नीचे भी एक्स स्क्वायर। अब ये x 2 है और ऊपर x 3 है, तो 3 में से 2 कैंसिल हो जाएंगे, एक पीछे x रह जाएगा। ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर को डायरेक्ट कैंसिल करेगा, तो पीछे 5, ये ऊपर वाला x नीचे 2 में से 1 को कैंसिल करेगा, तो आपके पास 10 अपॉन एक्स, सिमिलरली 5 अपॉन एक्स स्क्वायर एज इट इज। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में x -5 प्लस 10 x की पावर -1 और सिमिलरली आपके पास 5 x की पावर -2। आपने डिनोमिनेटर में जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको ऊपर भेज दिया, हम वेरिएबल को ऊपर भेजेंगे, पावर माइनस में होगी। अगर कभी हमारे पास कोई नंबर नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, उसको हम ऊपर नहीं भेजेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, इसमें आपसे कहा है कि ये दो एक्सप्रेशन 3x की पावर 4 डिवाइड बाय 10 इज डिवाइडिंग बाय 9x की पावर 3 होल डिवाइड बाय 5। ये दो अलग एक्सप्रेशन है। अगर इसको लिखा जाए तो ये आपके पास 3x की पावर 4 डिवाइड बाय 10 होल डिवाइड हो रहा है 9x की पावर 3 डिवाइड बाय 5। तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपकी जो पहली एक्सप्रेशन गिवन है इट इज डिवाइडिंग बाय दिस एक्सप्रेशन। और आपने बचपन में सीखा था कि जब भी हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो इस साइन के बाद जो वैल्यू होगी वो रेसिप्रोकल हो जाएगी, वो उलट जाएगी, यानी 9x³ अपॉन 5 बेसिकली 5 अपॉन 9x³ हो जाएगा। अब आपके पास 3 और ये 9 आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 are 9 और ये आपके पास इस तरीके से कैंसिल आउट हो गए। 5 और 10 आपस में डिवाइड हो रहे हैं, 5 1 और 5 2 are 10, ये भी आपस में कैंसिल। और यहाँ पर x की पावर 4 और इधर x की पावर 3 आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 आपके x हैं और इधर 4 x हैं, इसमें से 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक रह जाएगा। तो यहाँ न्यूमरेटर में सिर्फ x बाकी बचा। 1 तो हम मेंशन नहीं करते, 1 मल्टीप्लाई 1 होगा तो कुछ नहीं आंसर आएगा, 1 ही रहेगा, तो मेंशन नहीं करते। डिवाइड में 2 3 are 6। अब यहाँ पर 6 को ऊपर नहीं लेके जाएंगे क्योंकि 6 इज अ नंबर, तो नंबर आपका नीचे रहे, उसका कोई मसला नहीं है, और ये आपका फाइनल आंसर आएगा। अब यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहा हूँ, 54 में जिस तरह पिछला हमने डिस्कस किया 53, उसी तरीके से यहाँ पर भी वही वैल्यू गिवन है कि आपको एक वैल्यू कहा है कि ये 6a अपॉन बी क्यूब डिवाइड हो रही है बाय 12a अपॉन 5b स्क्वायर। अब डिवाइड के साइन को आप जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाली वैल्यू उलट जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 12a अपॉन 5b स्क्वायर 5b स्क्वायर अपॉन 12a में कन्वर्ट होगा। अब 6 1 और 6 2 are 12, आपके पास b स्क्वायर है 2 है और ये b क्यूब 3 है, तो 3 में से 2 को कैंसिल करेगा। आपके पास a से a डायरेक्ट कैंसिल होगा, न्यूमरेटर में सिर्फ 5 बचा, डिनोमिनेटर में 2 और एक b, तो 2b आपने इस तरीके से लिख दिया। ये सिंपल आपके पास वैल्यूज जहां कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल करने का तरीका है। नेक्स्ट है 55, उसमें भी इसी तरीके से वैल्यू आपस में डिवाइड हो रही है। आपसे कहा है 4 अपॉन 7x स्क्वायर इज डिवाइडिंग बाय 32 अपॉन 21x की पावर 5। अब डिवाइड के साइन को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 32 अपॉन 21x की पावर 5, 21x की पावर 5 अपॉन 32 इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब 4 8 टाइम्स 32 होता है और 7 3 टाइम्स आपके पास यहाँ पर 21 होगा, तो 3 यहाँ पर x स्क्वायर है और इधर x की पावर 5, यानी कि 5 में से 2 कैंसिल हो गए, 3 बचे। आपका यहाँ पर 3x³ डिवाइड बाय 8, ये आंसर आ गया। अब जिस तरीके से यहाँ पर ये काम किया है उसी तरीके से नेक्स्ट आपका 56 से ऑनवर्ड क्वेश्चन है। सिर्फ फर्क यहाँ पर यह है कि ये ब्रैकेट अब आपको कैंसिल करनी है, पूरी पूरी ब्रैकेट आपकी कैंसिल होंगी। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है 56 को सवाल में कहा है कि x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स प्लस वाई, ये डिवाइड हो रहा है बाय x प्लस वाई के होल स्क्वायर से। अब आपने यहाँ पर इसको जब डिवाइड करना है तो x प्लस वाई होल स्क्वायर डिवाइडिंग बाय x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई डिवाइड बाय x प्लस वाई होल स्क्वायर, आपकी ब्रैकेट अलग से ये ओपन हो गई, आपने एलसीएम ब्रेक कर दिया। अब एलसीएम ब्रेक करने के बाद आप लोगों के पास यहाँ पर ये पूरी वैल्यू, ये पूरी ब्रैकेट ऊपर और नीचे सेम है, तो ये पूरी की पूरी ब्रैकेट आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, पीछे 1 रह जाएगा।
ये आपकी ब्रैकेट नीचे वाली ब्रैकेट से बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन नीचे ये पावर 2 का मतलब इस जैसी दो ब्रैकेट से, ठीक है। पावर 2 का मतलब ब्रैकेट ये जो गिवन है इस जैसी दो ब्रैकेट है, तो दो ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट आपकी कैंसिल आउट हो गई, तो आपके पास नीचे एक्स प्लस वाई यानी कि वो एक ब्रैकेट रह गई। तो सिंपल 1+6/x+y ये आपका इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट आ जाए 57 पे। जिस तरह ऊपर आपके पास सवाल था उसी तरीके से इधर आपने इस एक्सप्रेशन को डिवाइड किया x माइनस वाई से, तो अगले स्टेप में आप इस एक्सप्रेशन को एलसीएम ब्रेक कर दें। x माइनस वाई होल स्क्वायर डिवाइड होगा x माइनस वाई, सिमिलरली 7 इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइड होगा x माइनस वाई से। ये ब्रैकेट ऊपर इस जैसी दो ब्रैकेट है, उसमें से एक को कैंसिल करेगा, ये वाली ब्रैकेट ऊपर वाली पूरी ब्रैकेट को कैंसिल आउट कर देंगे। जिस तरीके से आप यहाँ पर कैंसिल आउट कर रहे थे कि ये 4 और 32 जिस तरह कैंसिल हुए, या एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 5 जैसे ये डिवाइड होके कैंसिल आउट हुए, वैसे ही ये भी है। बस फर्क क्या है कि यहाँ पर ब्रैकेट का हिसाब हम रख रहे हैं, वहां पर एक इंडिविजुअल वैल्यू इंडिविजुअल वेरिएबल था। तो यहाँ पर आपके पास दो में से एक वैल्यू कट गई, यानी कि एक्स माइनस वाई ये बच गया, और इधर से सिर्फ 7 आपके पास रह जाएगा। एंड में आप ये ब्रैकेट ओपन कर लें, एक्स माइनस वाई माइनस 7, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इस चैप्टर का किताब के मुताबिक लास्ट क्वेश्चन आपका ये गिवन है 58। इधर आपको कहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज डिवाइडिंग बाय एक्स प्लस वाई। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को डिवाइड करने का तरीका यह है कि आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला नजर आ रहा है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो आप हवाला देंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपने शुरू में बचपन में पढ़ा हुआ है, दैट इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। मैट्रिक में भी सीखा है, उससे पहले 6, 7, 8 यहाँ तक सीखते आ रहे हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हवाला दिया, आपकी ऊपर वाली न्यूमरेटर की एक्सप्रेशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, तो आपका ए माइनस बी, तो यहाँ पर आपके पास ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म आ गई। ए आपके पास एक्स है, बी आपके पास वाई है। अब एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई होल डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, ये एक्स प्लस वाई वाली ब्रैकेट ऊपर वाली एक्स प्लस वाई की ब्रैकेट को कैंसिल करेगा, क्योंकि आपस दोनों में डिवाइड हो रहे हैं। आपके पास सिर्फ x माइनस वाई वाली ब्रैकेट रहेगी। एंड में अगला स्टेप आप ब्रैकेट हटा दें, चाहें तो आप ये वाला स्टेप बेशक ना करें, डायरेक्ट ये कर दें। तो बहरहाल आपके पास एंड में आंसर ये आएगा। तो यहाँ पर आपके पास पूरा जो चैप्टर इंट्रोडक्शन का था वो हमने रिवाइज कर लिया है, डिस्कस कर लिया है, काफी डिटेल में किया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाएंगे, वो आपके पास इस किताब का चैप्टर 5 है, तो लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखेंगे। क्लियर है यहाँ तक?